कुमार, स्वागत है आपका निशा आइस में। चलिए इंटरव्यू के कुछ टॉपिक्स पर हम लोग आज स्टडी करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट निकट भविष्य में आने वाले हैं। 11th जेपीएससी के सीडीपीओ के दोनों मोस्ट अवेटिंग रिजल्ट है और दोनों की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। यहाँ पर 11th जेपीएससी एंड सीडीपीओ दोनों के इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहे हैं। जिनको इच्छा हो ज्वाइन कर सकते हैं 9661163344 पर मैसेज करके। इसके अलावा 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच भी चल रहे हैं, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्री मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप तीनों चल रहे हैं। यहाँ पर कभी कभी पूछा जा सकता है जोश और दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थोड़ा लिख से हट करके। झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 चर्चा में आ चुका है, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न रह सकते हैं। और इसके अलावा 106 नंबर का जो संविधान संशोधन एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आपका आया था, और एक सारंडा जंगल का मुद्दा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, निरंतर वहां पर नोट्स दिए जाते हैं। जिनको सारे टॉपिक प्राप्त करना है पेड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जोश, एक्साइटमेंट, जील, इंथुसियाज्म या विल पावर के संदर्भ में बात करते हैं। एक्साइटमेंट, जील, इंथुसियाज्म सारी चीज एक ही होते हैं और जो हिंदी में जोश कहा जाता है और इच्छा शक्ति। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका इंटरव्यू में। जैसे प्रश्न आपका बन सकता है कि आप एक अधिकारी हैं, है ना, एक अधिकारी हैं आप कहीं पर भी। ऐसी स्थिति में आप जोश उत्साह को ज्यादा महत्व देंगे अपने कार्य के दौरान या दृढ़ इच्छा शक्ति को? ये पूछा जा सकता है ना। इस प्रश्न के उत्तर में जो आपको कहना है, ठीक है, कि सर मैं जोश और उत्साह को की जगह दृढ़ इच्छा शक्ति को महत्व दूंगा। उसके बीच में हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स पूछ दे क्यों, और नहीं भी क्यों पूछा जाता है तो आपको खुद ही बताना है, क्योंकि यह आपका अधूरा उत्तर हो जाएगा। आपको स्वयं बताना है कि क्यों आखिर आप जोश और उत्साह की जगह दृढ़ इच्छा शक्ति को महत्व देंगे। तो इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना होगा कि जो उत्साह या जोश होता है वह निश्चित रूप से अल्पकालीन होता है, कुछ समय के लिए आता है फिर वह गायब हो जाता है। और ये जो आपका होता है दृढ़ इच्छा शक्ति दीर्घकालीन होता है। ये अनियमित होते हैं, है ना। जब अल्पकालीन होगा तो अनियमित होगा ही, कभी आया कभी चला गया। और इसमें निरंतरता होती है दृढ़ इच्छा शक्ति में किसी लक्ष्य के प्रति, है ना। यानी कि सस्टेनेबल ये स्वरूप है उत्साह का या फिर आपका जोश का, सस्टेनेबल स्वरूप ही बन जाता है आपका दृढ़ इच्छा शक्ति। इस पूरी तरीके से सस्टेनेबल होता है, धारणीय होता है। इसी तरीके से जो इसका सोर्स होता है जोश या उत्साह का, वो आउटर होता है। आउटर मीन्स कोई भी आप मोटिवेशन का वीडियो देख लिए, थोड़ा देर के लिए आपको लगा कि अब कुछ भी कर डालेंगे, अगले 24 घंटे में ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल इसका सोर्स होता है। ये आपके विल पावर जो होते हैं पूरी तरीके से इंटरनल होते हैं। आपके द्वारा कुछ टारगेट्स लिए जाते हैं और उस टारगेट को गेन करने के लिए आप अपना सर्वस्व लगाते हैं, लेकिन धैर्य के साथ। इसमें धैर्य होता है, ठीक है, इसमें धैर्य का अभाव होता है।
समझ रहे हैं ना, धैर्य का अभाव होता है। जोश उत्साह में कई बार देखे गए हैं कि दुर्भावनाएं होती हैं, है ना, दुर्भावनाएं होती हैं। इट मीन्स आपको लगता है कि किसी को करके दिखाना है, उसने ऐसा बोला था इसलिए उसको करके दिखा देंगे, है ना, किसी को करके दिखाना है। वास्तव में दूसरे को दिखाने के लिए आप वर्क कर रहे हैं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, समाज हित जनहित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति होता है एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता है और किसी को दिखाने के लिए नहीं, है ना। और जनहित समाज हित में आप कुछ बेहतर वर्क करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य दीर्घकालीन होता है, अल्पकालीन नहीं होता है ना, किसी और के लिए नहीं होता है, अपने लिए होता है, समाज के लिए होता है और जनहित के लिए होता है। वास्तव में दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना यह पूरी तरीके से अधूरा होता है, ठीक है। और उत्साह जो होता है और दृढ़ इच्छा शक्ति जो होता है, यह वास्तव में अपने आप में उत्साह और जोश को समाये रखता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया धैर्य के साथ, ठीक है। और ये जो आपका उत्साह या जोश होता है खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रेरक तो हो सकता है, अल्पकालीन होते हुए भी स्वयं के लिए ही प्रेरक होता है, दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बन पाता है, ठीक है। इतना आसानी से आपको दूसरे लोग आदर्श नहीं बनाते हैं, अपने प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाते हैं, लेकिन जो दृढ़ इच्छा शक्ति होता है इसमें चूंकि निरंतरता होती है, धैर्य होती है, इसका उद्देश्य जो होता है सकारात्मक होता है, इसके कारण आप आज या कल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है सरकारी सेवा के दौरान किसको आप ज्यादा महत्व देंगे, जोश को महत्व देंगे या दृढ़ इच्छा शक्ति को महत्व देंगे, तो निश्चित रूप से आप इसके पक्ष में जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कौन ज्यादा बेहतर आपको प्रतीत होता है। इस स्थिति में ही इनमें से कुछ पॉइंट्स को भी अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो काफी अच्छा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है आपका झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम। दूसरा जो टॉपिक है झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल एक्ट 2017। अभी इस बार के लिए इंटरव्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट बनने वाला है। आपको लग रहा होगा कि ये पुराना एक्ट है, इसका क्या मतलब है, लेकिन मतलब है यह अभी तक आपका एक्ट को नोटिफाई नहीं किया गया था, झारखंड में एक तरीके से लागू नहीं किया गया था, ठीक है। और ये क्या चीज के लिए था, एजुकेशन ट्रिब्यूनल एक्ट, स्पेशली निजी स्कूलों पर, निजी विद्यालयों के द्वारा जो मनमानी कई अफसरों पर की जाती है, चाहे फी के मामले में, पुस्तकों के मामले में, बुक्स के मामले में, कई बार तो कॉपीज के मामले में भी, ठीक है, जो मनमानी की जाती है और लोगों को कई तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है, उस पर नियंत्रण करने के लिए, इसका अर्थ है मत समझिएगा कि निजी स्कूलों को प्रताड़ित करना है, उनको बंद कराना है, उस उद्देश्य से आपका इस बिल का यूज किया जाएगा, मिस यूज किया जाएगा, उसका कुछ नहीं। सरकार बिल नहीं, सॉरी एक्ट, सरकार है वो सबकी सरकार है, सिर्फ आम जनता की नहीं, निजी स्कूलों के लिए भी सरकार है, आम जनता के लिए भी सरकार है। तो सरकार के द्वारा सभी पक्षों के बीच एक बैलेंस करके ही चला जाता है, इसको समझने का प्रयास करना है। लेकिन जनता के द्वारा एक लोकप्रिय चुनी हुई सरकार होती है, इसलिए जनता की समस्याओं से उनको अवगत होना पड़ता है और जो भी समस्याएं होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए समय समय पर अलग अलग तरीके के एक्ट्स बनाए जाते हैं, विधानसभा के माध्यम से, संसद के माध्यम से। इसी क्रम में शिक्षा, तो आपको पता है कि निजी स्कूल आजकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और खास करके जो थोड़े से आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं उनको इच्छा रहती है कि निजी स्कूल में ही अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए। और कई बार
कुछ विद्यालयों के द्वारा इसका मिसयूज भी करने देखने को मिला है। इस संदर्भ में जो मिसयूजेस होते हैं उसको आपको पहले समझना है कि कहाँ कहाँ पर मिसयूज किए जाते हैं निजी स्कूल के द्वारा। तो फी के मामले में प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। नियम के अनुसार एक बार एडमिशन फी दे दिया जाता है, फिर एडमिशन फी नहीं लेना चाहिए। तो अधिकांश विद्यालय ने तो इसको फॉलो कर दिया है, लेकिन बहुत सारे विद्यालय अभी भी किसी न किसी के नाम पर हर साल री एडमिशन शुल्क लेने का प्रयास किया करते हैं। यद्यपि नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन लेने का प्रयास किया करते हैं। इसके कारण भी यह विवाद का कारण आपका बना है। इसके अलावा देखा गया है कि बुक्स, कॉपीज वगैरह अपने स्तर पर चलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और ये बुक्स जो होते हैं काफी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। ये बुक्स जो होते हैं काफी एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि एनसीईआरटी बुक अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। तो इन मुद्दों के कारण अब एक और शिकायत मिलती है बीपीएल के लिए, जो नई आपका शिक्षा नीति के तहत 25% उनके लिए रिजर्व है। तो इसके एडमिशन लेने में भी उनके द्वारा आनाकानी की जाती है। तो सब कुछ समस्याएं हैं जिसको सॉल्व करने के लिए इस बिल को लाया, इस विधेयक को बिल के एक्ट के रूप में पारित कराया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया था। बाद में जब हेमंत सरकार इस राउंड में आती है तो इसने डिसीजन लिया है, श्री रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री हैं, कि झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल एक्ट 2017 को अब हम लोग लागू करेंगे, क्योंकि कुछ निजी विद्यालयों के द्वारा आम जनता के साथ उपरोक्त समस्याओं के मामले में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है। मजबूरी का लाभ उठाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में, चूंकि यह बिल तो थोड़ा सा कड़ा है, ठीक है, ऐसे स्थिति में जो सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल्स थे वो चले गए थे हाई कोर्ट, ठीक है। अब हाई कोर्ट जाने के बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट में उनका मामला जो था, हाई कोर्ट में मामला उनका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। मामला जो था रिजेक्ट हो गया। अब ऐसे स्थिति में सरकार के हाथ में पूरी तरीके से है कि निजी विद्यालयों के संदर्भ में वह निर्देश जारी कर सके। तो सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, शिक्षा सचिव ने कहा है कि उपायुक्तों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा सभी जिलों में। देखिए, 2 स्तर पर आपका समिति गठित होगा जिला में, है ना। एक आपका डीसी की अध्यक्षता में, क्लियर, एक डीसी की अध्यक्षता में, और दूसरा जो आपका गठित होगा वह एक शुल्क समिति, फी कमेटी बनेगी। एक जिला स्तर पर समिति बनेगी मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। ये जिला स्तर पर समिति बनेगी और ये शुल्क समिति बनेगी। इसमें गार्जियन भी होंगे, स्कूल्स के प्रतिनिधि भी होंगे और सरकारी प्रतिनिधि भी होंगे। इसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि शुल्क में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, वृद्धि उचित है या नहीं। तो कहीं से आपका गलत नहीं है, जो भी आपका यह एक्ट है जिसके अंतर्गत ये सारे प्रावधान किए जाएंगे, कहीं से गलत नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्कूल्स को भी मौका दिया गया है, सरकार को भी एक अवसर मिलेगा और आम जनता यानी कि अभिभावकों को भी अवसर मिलेगा जिन्हें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देनी है, तो उनको भी एक अवसर मिलेगा कि फी के संदर्भ में उनकी भी कुछ बातें सुनी जाए, अन्यथा नहीं सुनी जाती है। अब यहां से प्रश्न उठ सकता है, क्वेश्चन क्या यहां से बन सकता है, क्या निजी विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स जो होते हैं, विद्यालयों में फी के संदर्भ में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए इस तरीके के कानून बनाकर, है ना।
जबकि सरकार के द्वारा कोई वित्तीय सहायता भी इन स्कूलों को प्रदान नहीं की जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको उत्तर क्या देना है? ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपका एक्ट बन चुका है कि सर निजी क्षेत्र के विद्यालयों को सरकार के द्वारा कई तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं, और जहां तक उनके इनकम के सोर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी स्थानीय स्तर पर स्थानीय ही होते हैं, जिसके कारण एक तरीके से समाज का भी उनको सहयोग होता है। सरकार के द्वारा जमीन दिया जा सकता है, कुछ विशेष स्थितियों में कई तरीके के छूट दिए जाते हैं, भले ही प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी सरकार का सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से तो रहता ही है। समाज का भी सहयोग प्रत्यक्ष रूप से रहता है, क्योंकि अपने बच्चों को वहां पर जाकर के लोग एडमिशन दिलवाते हैं। और अगर स्कूल्स चल रहे हैं, विद्यालय चल रहे हैं, तो उसमें केवल एक पक्ष नहीं होता है कि सिर्फ विद्यालय आपका है, उसमें अभिभावक भी दूसरे पक्ष होते हैं। अगर उनकी बात कुछ सुन ली जाएगी फी के संदर्भ में, तो ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि अगर फी में वृद्धि हो रहा है तो अभिभावक भी आपका प्रभावित हो रहे हैं। इसका अर्थ नहीं है कि फी बढ़ाने से आपको रोका जा रहा है, लेकिन एक सिस्टम से बढ़ना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं बढ़ना चाहिए। और एक पक्षीय रूप से जो शुल्क निर्धारण निजी विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, उसका समर्थन आपको किसी भी हालत में नहीं करना है। यानी कि जो भी शुल्क में वृद्धि होनी चाहिए, आपसी सहमति कुछ सीमा तक तो कम से कम होनी चाहिए, है ना। आपसी सहमति कुछ सीमा तक होनी चाहिए, गार्जियंस को भी कुछ अवसर प्राप्त हो, और इस संदर्भ में विद्यालयों को भी सरलता हो, और जो गठित समितियां हैं उसको भी सरलता हो। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा एक गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है ना, ताकि जो भी मुद्दा हो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके। इसके अलावा एक और उपाय है कि सीबीएसई स्कूलों के लिए, आईसीएसई स्कूलों के लिए, सीबीएसई अथवा आईसीएसई राज्य सरकार के पक्ष से आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल वगैरह जो भी है, ठीक है, उनके द्वारा गाइडलाइंस बनाया जा सकता है, ठीक है। इससे भी आपके विवाद इस संदर्भ में कम होंगे। और शुल्क के अलावा इन पक्षों पर भी विचार किया जाना चाहिए कि कक्षा 8 के बाद से क्लास 9 से 12 तक जो स्कूल्स में एनसीईआरटी चलते हैं, तो कक्षा 1 से लेकर के 08 कक्षा 8 तक भी एनसीईआरटी पुस्तकों को अनिवार्य किया जाना चाहिए, है ना। शिक्षा अगर सस्ते में मिल रहा है एनसीईआरटी के माध्यम से, तो क्यों नहीं इसे अपना लिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि कक्षा 1 से 8 तक कुछ एक्स्ट्रा बुक्स अगर पढ़ाना चाहते हैं संबंधित विद्यालय, ठीक है, तो उन्हें इस चीज का अनुमति दिया जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी को पूरी तरीके से छोड़ देने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और चूंकि निजी विद्यालय के द्वारा जो हाई कोर्ट में आपका अपील वगैरह दाखिल किया गया था, तो उससे भी तो अस्वीकृत कर दिया गया है, उसको भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसके पक्ष में जाना है, कानून के पक्ष में आपको जाना है, और निजी विद्यालय के विरोध में नहीं बोलना है ना, कि बंद कर देना चाहिए, सरकार को चलाना चाहिए। वो सब संभव अब नहीं है 1991 के बाद। उनके द्वारा जो गलत किया जा रहा है उसके विरोध में जाना है, निजी विद्यालयों के विरोध में नहीं जाना है। इसका स्पेशली आप केयर रखेंगे, ठीक है। ये था एक टॉपिक। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है सारंडा जंगल, है ना। सारंडा जंगल झारखंड का ही नहीं, पूरे भारत का सघन जंगल, साल वृक्ष का जंगल माना जाता है, ठीक है। आज आप सोचते होंगे कि झारखंड में लगभग 30% भूमि पर वन है ना, 30% भूमि पर वन है, लेकिन फिर भी यहां पर एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है।
सारंडा जंगल इतना विशाल जंगल है, लेकिन वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व की बात तो दूर, नेशनल पार्क के तो दूर, यहाँ पर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी एक भी नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर सारंडा जंगल में एक भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों नहीं है, एक नेशनल पार्क क्यों नहीं है, क्या यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व क्यों नहीं है, क्या यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ पर बनाया जाना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। इसका उत्तर क्या देना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दलवा वगैरह के बारे में डाल दिया गया है नोट्स में, उसको भी स्टडी कर लेंगे। साहिबगंज उधवा के बारे में भी प्रैक्टिस करा दिया गया है, उसको भी अच्छी तरीके से आपको तैयारी करना है साहिबगंज उधवा के बारे में, क्योंकि हाल ही में वह रामसर साइट के रूप में शामिल हुआ है ना, झारखंड का एकमात्र है। इस संदर्भ में उत्तर देना है कि सर, सारंडा जंगल भारत झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यह सघन जंगल माना जाता है। पर कई जीव जंतुओं के साथ साथ स्थानीय जनजातियों को भी संरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता आया है। इस स्थिति में निश्चित रूप से, दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर कम से कम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज शुरुआती स्तर पर होना चाहिए, बाद में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में बदला जा सकता है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है सर कि सारंडा जंगल में पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक नहीं 3 अस्तित्व में थे अंग्रेजी काल में, लेकिन जब यहाँ पर आयरन ओर्स की खोज हो जाती है उसके बाद से इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को महत्वहीन बनाने का प्रयास किया गया और समय के साथ साथ इसे रिकॉर्ड से ही गायब कर दिया गया। ठीक है, रिकॉर्ड से ही गायब कर दिया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सारंडा जैसे घने जंगल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक नहीं 3 थे और उसे रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया था। समझ गए ना। इसके बाद पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के द्वारा कि कौन कौन से 3 थे, क्या आप नाम हो सकता है कि उनकी जिज्ञासा से भी पूछा जा सकता है, आपका टेस्ट लेने के लिए भी पूछा जा सकता है ना। कौन कौन से 3 हैं, क्या नाम बता सकते हैं। तो अगर सारंडा जंगल के बारे में आप तैयारी करके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से नाम को आपको कर लेना है। आपको बताना है कि सर इसमें ससांगदा बुरु, बगिया बुरु, और तेबो, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अस्तित्व का पता चलता है, जिसके रिकॉर्ड अंतिम रूप से 1995 तक थे। उसके बाद इसे गायब कर दिया गया। क्यों गायब कर दिया गया? तो निश्चित रूप से जो खनन क्षेत्र का वहां पर आयरन ओर्स मिल गया था, खनन क्षेत्र के कारण यहाँ पर सरकार संभवतः नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हों जिसके अलग अलग जो नियम होते हैं, जिसके कारण खनन में कई तरीके के बाधाएं आती, तो खनन प्रभावित हो। इसलिए संभवतः इस क्षेत्र को अभी तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घोषित नहीं किया गया और जो अस्तित्व में था भी उसे साजिशपूर्ण तरीके से गायब करवा दिया गया, उसके रिकॉर्ड को ही गायब करा दिया गया। और इस क्षेत्र में नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको याद रखिएगा, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा झारखंड सरकार को निर्देशित किया गया है ना, कि सारंडा में 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्रिएट कर सूचना प्रदान की जाए। लेकिन सरकार के द्वारा इस संदर्भ में अभी तक सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। यह इंतजार करना होगा कि सरकार के द्वारा कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को फिर से नोटिफाई किया जाता है। इसका क्या लाभ होगा कि नुकसान होगा,
ठीक है। इसका क्या लाभ होगा? नुकसान देखिए होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑर्डर दिया था कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर किसी भी प्रकार के खनन या अन्य गतिविधियां नहीं चलेंगी। सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ही नहीं, उसके 1 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में, परिधि में भी आपका किसी भी तरीके का खनन गतिविधि हो एवं अन्य आर्थिक गतिविधियां जो अनुमति नहीं है वह नहीं चल पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ये तो नुकसान आपका होगा कि खनन गतिविधियां रुक सकती हैं। हालांकि इसको अगर अपवाद स्वरूप शामिल कर दिया जाए, अपवाद के रूप में खनन गतिविधियों को अलाउ किया जाए तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जहां तक लाभ की बात है, तो जैसे ही अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी घोषित हो जाता है तो यह भारत के पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के केंद्र के रूप में सामने आएगा। यहाँ पर पर्यटक बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में लोग जानेंगे सारंडा के बारे में, जो छुपा हुआ है पूरे हम लोग जानते हैं क्योंकि झारखंड के हैं, बाकी लोग तो नहीं जानते हैं। पर्यटक आएंगे जिससे यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं में वृद्धि होंगी, ठीक है। इस क्षेत्र के लोग गाइड बनेंगे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, उस क्षेत्र को लाभ होगा, है ना। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, ट्रैवल टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, सारंडा के अंदर बहुत सारे गांव हैं, विलेज टूरिज्म, ठीक है, इत्यादि को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा वन्य जीव जंतुओं को एक संरक्षण मिलेगा, ठीक है। यहाँ के विविध प्रजातियों के पेड़ पौधों को संरक्षण मिलेगा, जड़ी बूटियों को संरक्षण मिलेगा। यहाँ तक कि जो जनजाति पलायन के शिकार हैं उन जनजातियों को संरक्षण मिलेगा। इस क्षेत्र में खनन गतिविधियां अगर नहीं भी रोकी गई तो निश्चित रूप से उन्हें नियंत्रित किया जाएगा, मनमाने तरीके से नहीं हो पाएगा। अवैध खनन पर रोक लगेगा, अवैध खनन पर रोक लगेगा, है ना। इन सारी चीजों का लाभ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घोषणा होते ही मिलेगा। इसके अलावा भविष्य में इस क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व का मार्ग खुलेगा और निश्चित रूप से सारंडा क्षेत्र को आज या कल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। यहाँ पर शोध की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर इसी तरीके से छोड़ दिया गया और यहाँ न वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया न नेशनल पार्क, तो निश्चित रूप से ये आज या कल सारंडा समाप्त हो सकता है, इसका अस्तित्व जो है समाप्त हो सकता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा झारखंड के लिए, देश के लिए। यहाँ पर देखिए हाथी की संख्या जो है वो घटती जा रही है, अन्य जीव जंतुओं की संख्या घटती जा रही है, आदिवासी पलायन के शिकार हैं, तो इन सभी को संरक्षण मिलेगा। आदिवासियों को शायद पलायन नहीं करना पड़ेगा, जीव जंतु और जानवर जो हैं उनकी संख्या में फिर वृद्धि हो सकती है, उनको अपना एक क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। पहले भी ये गेम सेंचुरीज के रूप में जाना जाता था सारंडा, है ना, गेम सेंचुरीज के रूप में जाना जाता था। इसका अर्थ है शिकार, जानवर जो है उन्मुक्त होकर के यहाँ एक दूसरे का शिकार करते हैं, जंगल का जो एक माहौल होता है, इसलिए इसका नाम गेम सेंचुरीज था। तो ये आपका सारंडा से रिलेटेड है। महिला वाले का आज समय नहीं है, इसको अगले क्लास में कर दिया जाएगा 1/6/2023। तो यहाँ से जो आपके प्रश्न रहेंगे, महिला नारी बंधन अधिनियम जो है, महिला आरक्षण, इसके जो आपको तैयारी कर लेना है, प्रावधान को तैयार कर लेना है कि 33% किया गया है, आरक्षित किया गया है। कहाँ कहाँ? लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है। राज्यसभा विधान परिषद मत बोल दीजिएगा। 33% 15 वर्षों के लिए दिया गया है, रोटेशन सिस्टम में दिया गया है, यानी कि एक ही सीट हर साल महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रहेगा। और ये
34 से लागू होने की संभावना है, क्योंकि इसके लिए 2 शर्त पूरा करना है। एक सेंसस हो जाना चाहिए, दूसरा डिलिमिटेशन कमेटी जो है आपका गठित हो जाना चाहिए, इसका रिपोर्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद डिलिमिटेशन कमेटी से रिपोर्ट से रिलेटेड भी आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या आरक्षण लागू होना चाहिए, है ना, इसके पक्ष में भी आपको कुछ पॉइंट सोचना है। महिला सशक्तिकरण राजनीतिक भागीदारी के लिए इंपॉर्टेंट है। विपक्ष में भी सोचना है ना। विपक्ष में तो पूरी तरीके से नहीं जाना है, कुछ जो प्रॉब्लम्स रह गए हैं, जो समस्याएं आ सकती हैं, उसको विपक्ष में बोल सकते हैं। जैसे कि आपका आरक्षण है तो रोटेशन सिस्टम है, 33% है, तो बहुत सारे विपक्षी दलों के द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं कि SC/ST OBC को इसमें नहीं दिया गया है, OBC महिलाओं को नहीं दिया गया है विशेष रूप से आरक्षण, तो ये सब बोलना है। और जो सटीक पॉइंट है वही सब बोलेंगे। OBC को अगर नहीं दिया गया है, अगर गलत नहीं है, तो उस चीज को भी बताना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी महिलाएं ही एक तरीके से अवसर के अभाव के कारण पिछड़ी समुदाय में शामिल किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर महिलाओं का बंटवारा OBC के आधार पर कम से कम नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी ने डिमांड किया है कि मुस्लिमों को नहीं मिला, तो सबको स्वीकृत नहीं करना है, क्योंकि धर्म के आधार पर यहाँ पर आरक्षण तो मान्य है ही नहीं, है ना, मान्य है ही नहीं। इसके अलावा कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स है कि रोटेशन सिस्टम है, तो रोटेशन अगर सिस्टम है तो ऐसे स्थिति में अगर एक महिला किसी स्थान से जीतती हैं और वो अच्छा वर्क करती हैं, है ना, बेहतर वर्क करती हैं, तो उनको फिर अगला मौका नहीं मिल जाएगा और मिल पाएगा अगला बार और बेहतर करने के लिए, है ना। हो सकता है कि वो ओपन सीट में लड़े और उनको विजय नहीं मिल पाए, क्योंकि वो ओपन सीट से लड़े थे, कुछ भी कारण हो सकता है। उसी तरीके से अगर आरक्षित कर दिया गया है सीटों को, जहाँ पर कोई पुरुष विधायक या सांसद हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और अचानक से सीट आरक्षित होता है, तो उनका अचानक से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जो कि उचित नहीं लगता है। अगर उनका अधिकार था उस क्षेत्र से, उन्होंने अच्छा वर्क किया था, तो उनको आगे कंटिन्यू रखना चाह रही थी जनता। तो इस सब कुछ समस्या है जिसका सॉल्व करना होगा, लेकिन एक कदम बहुत अच्छा है। बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर कोई डिसीजन बहुत अच्छा है तो समस्याओं के कारण उससे पीछे नहीं हटना है। डिसीजन ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी भागीदारी के लिए एक बेहतर कदम है, इसलिए यहाँ से हमें पीछे नहीं हटना है, ठीक है। जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। इसलिए तो सिविल सेवक होते हैं कि जो भी समस्याएं आती हैं उसको सॉल्व करने का काम आपको दिया जाएगा, ठीक है। बिना किसी पूर्व उदाहरण के, आपकी बुद्धि के बल पर, तर्क शक्ति के बल पर, सोच के बल पर, जनहित राजहित को देखते हुए, है ना, निस्वार्थ होकर, निष्पक्ष होकर के आपको डिसीजन लेने को अवसर मिलता है। इसलिए वास्तव में आप नीति निर्माता सिर्फ नहीं होते हैं, है ना, आप पॉलिसी मेकर्स, नीति को लागू करने वाले सिर्फ नहीं होते हैं, बल्कि पॉलिसी मेकर्स भी होते हैं, नीति निर्माता भी होते हैं, है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो लगभग मेन पॉइंट्स मैंने बता दिया है। बोलने का तरीका के लिए प्रैक्टिस कीजिए आईना के समक्ष, और जिनको भी लगता है कि जुड़ करके तैयारी करना है तो इंतजार अब मत कीजिए, बहुत इंतजार कर लिए हैं, तुरंत जुड़िए और यहाँ के नोट्स को, क्लास को, वीडियो को प्राप्त कीजिए। भविष्य में यहाँ पर मॉक इंटरव्यू भी होंगे, ठीक है, उसका लाभ उठाइए। ऑल द बेस्ट। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं।